गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन एमए राजनीति विज्ञान सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत इकाई 4 माओ से तुंग के संबंध में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं माओ से तुंग के अध्ययन के प्रमुख केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं। नंबर 1, माओ से तुंग का परिचय। नंबर 2, माओवाद क्या है। नंबर 3, माओ से तुंग के विचार। इसके अंतर्गत प्रमुख विचारणीय बिंदु इस प्रकार से हैं। नंबर 1, अंतर विरोध संबंधी विचार। नंबर 2, असंगति के कारण। नंबर 3, असंगति को दूर करने के उपाय। नंबर 4, वर्ग संघर्ष की धारणा। नंबर 5, दल संबंधी विचार। नंबर 6, साम्राज्यवाद का विश्लेषण। नंबर 7, सर्वहारा वर्ग की संस्कृति। इन 7 बिंदुओं पर हम उनके विचार का अध्ययन करेंगे। नंबर 4 पर है निष्कर्ष। तो आइए सबसे पहले हम माओ से तुंग का परिचय जानें। माओ से तुंग का जन्म 26 दिसंबर सन 1893 को चीन के हुनान प्रांत के शाओशान कस्बे में हुआ था। उसे चीन की नागरिकता प्राप्त थी। माओ से तुंग का अन्य नाम माओ भी था। माओ से तुंग की प्रसिद्धि का एक कारण था क्रांति। चीन में 1911 में चीनी क्रांति हुई थी। इस क्रांति का नेतृत्व माओ के द्वारा किया गया था। और दूसरा है राजनीति। तो राजनीति में प्रसिद्धि पाने का प्रमुख कारण है कि तख्ता पलट करने की रुचि इन्हें सबसे ज़्यादा थी। इनके द्वारा एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया था जिसे कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के संदर्भ में यह कहा जाता है कि माओ से तुंग ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ये प्रमुख बिंदु माओ से तुंग के परिचय के हैं। अब हम आते हैं नंबर 2 पर। यह है माओवाद क्या है। मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को सैनिक रणनीति से जोड़कर माओ ने एक नए सिद्धांत को जन्म दिया। उसे माओवाद के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से क्या तात्पर्य है। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक थे। उन्होंने अपने दर्शन में यह बताया था कि समाज में 2 वर्ग होते हैं, पहला धनी वर्ग और दूसरा निर्धन वर्ग, अर्थात शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। ये दोनों वर्ग समाज में अपना स्थान पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इनका संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। इसे कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का नाम दिया। इनके विचारों को लेनिन ने भी स्वीकार किया। इसे ही मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत कुछ और प्रमुख बिंदु हैं, जिनमें से पहला है नेतृत्व करने वाले नायक की भूमिका। मानव सभ्यता के विकास के समय से ही नेतृत्व करने वाले नायकों की भूमिका रही है। उन्हीं में से एक था माओ, जिसके व्यक्तित्व, सोच, समझ और कार्यों को चीन की जनता ने स्वीकार किया। नंबर 2 पर है सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन। अनेक राष्ट्र नायकों द्वारा अपने देश में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किए गए। राजतंत्र एवं लोकतंत्र की सदी में विश्व इतिहास पर चीन का नाम अंकित करने वाला माओ ही था।
नंबर 3 पर है लाल सितारा। 20वीं सदी के आरंभ में भूख, बेकारी और भ्रष्टाचार जैसी व्यवस्था चीन में थी। उस समय साम्यवाद की लाल पताका लिए देश में एकता लाने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सफल व्यक्ति खड़ा हुआ, वह था माओ, जिसे लाल सितारा भी कहा जाता है। इसके बाद नंबर 4 पर है चीन की क्रांति 1911। 1911 में चीन के महान क्रांतिकारी डॉक्टर सन यान सन के नेतृत्व में चीनी क्रांति हुई। इस क्रांति ने राजतंत्र का तख्ता ही पलट दिया। इसका प्रभाव माओ के जीवन पर भी पड़ा। 5वें नंबर पर है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को दिशा निर्देश। 1921 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई। माओ इस पार्टी में शामिल हुए। 1924 से 1928 के बीच पार्टी में संकीर्ण विचार और दूसरी पार्टी में शामिल होने से पार्टी में बिखराव की स्थिति आ गई थी। माओ ने संकीर्णता और विलयवाद को पहचानकर पार्टी को एक नई दिशा प्रदान की। अब हम अगले नंबर पर देखते हैं कवि के रूप में माओ की भूमिका। यह विरोधाभासी है, लेकिन उसका कहना था कि सत्ता बंदूक की नली से ही निकलती है। कहने और मानने वाला व्यक्ति माओ ही था। चीन पर साम्यवाद और समतामूलक सिद्धांत की लाल चादर बिछाने के लिए कई मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भी कवि हृदय माओ ने देश की संवेदनाओं को समझकर भूमि सुधार और सहकारी समिति की उन्नति के लिए पीपुल्स कम्यून जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित की। ये प्रमुख बिंदु माओवाद क्या है इसके अंतर्गत थे। अब हम चर्चा करेंगे माओ के विचार या सिद्धांत। उन्होंने कौन कौन से विचार या सिद्धांत बनाए हैं। इस संदर्भ में पहला विचारणीय बिंदु है अंतर्विरोध संबंधी सिद्धांत। अंतर्विरोध का तात्पर्य है असंगति जिसका मेल अथवा मिलन नहीं हो सकता, अर्थात समाज के दो वर्ग हैं, एक धनी वर्ग और दूसरा निर्धन वर्ग। इनके बीच संघर्ष चलते रहता है। इन विरोधी तत्वों के बीच एकता स्थापित करना संभव नहीं है। इसके बाद है असंगति के कारण। तो साम्राज्यवाद और जनता के बीच असंगति है। दूसरा पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग के बीच असंगति है। तो पहले पर विचार करते हैं साम्राज्यवाद और जनता के बीच असंगति किस प्रकार से है। साम्राज्यवाद अर्थात शासक किसी भी प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए नए नए कानून का निर्माण करते हैं और उन कानूनों का पालन करने के लिए जनता की इच्छा न होते हुए भी बाध्य किया जाता है। इस प्रकार से साम्राज्यवाद और जनता के बीच असंगति है। दूसरा कारण है पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग की असंगति। इस संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि जो पूंजीपति वर्ग के लोग हमेशा अपनी पूंजी में वृद्धि का प्रयास करते हैं और सर्वहारा या श्रमिक वर्ग का शोषण करते हैं, इन दोनों वर्गों में संघर्ष की प्रक्रिया चलते ही रहती है। अब प्रश्न यह आता है कि इन असंगतियों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बीच असंगति को क्रांतिकारी युद्धों द्वारा हल किया जा सकता है। पूंजीवाद और सर्वहारा वर्ग के बीच की असंगति को समाजवादी तरीके से हल किया जा सकता है। अगले बिंदु पर है
वर्ग संघर्ष की धारणा। वर्ग संघर्ष की धारणा, इसका तात्पर्य है कि समाज में वर्गों की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो इसका कारण है उत्पादन की शक्तियों का स्वामित्व सभी वर्गों को प्राप्त नहीं होता, जिसके आधार पर शोषक और शोषित वर्ग का जन्म होता है। आगे हम दल संबंधी विचार पर चर्चा करेंगे। तो माओ का यह कथन था कि क्रांति से पूर्व एवं क्रांति के पश्चात सुसंगठित, कर्मठ एवं अनुशासित दल का होना आवश्यक है। फिर आगे है साम्राज्यवाद का विश्लेषण। साम्राज्यवाद की धारणा को तभी समाप्त किया जा सकता है जब समाज में समाजवादी संगठित हो, समाज के लोगों का कल्याण करने के लिए सब लोग प्रयासरत रहें, तभी हम साम्राज्यवाद को समाप्त कर सकते हैं और समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। अगला है नंबर 7 पर सर्वहारा वर्ग की संस्कृति। इस संदर्भ में माओ ने कहा है कि कला और संस्कृति को साम्यवाद की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, अर्थात कला एवं साहित्य जन समुदाय के हित में होना चाहिए। इस प्रकार से ये 7 बिंदु हैं जो माओ के विचारों को स्पष्ट करते हैं। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं। माओवाद साम्यवादी सर्वाधिकारवाद का नवीन संस्करण है। इसमें मार्क्सवाद और लेनिनवाद के सिद्धांतों को दोहराया गया है। यह विडंबना ही है कि माओ चीन में समाजवाद लाने वाले स्वयं व्यक्तिवाद का शिकार हो गए थे। माओ इतने ताकतवर थे कि कोई उनका विरोध नहीं करता था। जिसने भी विरोध करने की हिम्मत की, उसे माओ ने आजीवन कारावास में डाल दिया। वैसे भी चीनी नागरिकों को 1949 से आज तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, इसलिए चीन की खबरें विश्व दुनिया को प्राप्त नहीं होती हैं। माओ ने अपनी नीति और कार्यक्रम के माध्यम से आर्थिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक विकास के साथ चीन को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे एक कवि, दार्शनिक, दूरदर्शी एवं महान प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं। हाब्स पत्रिका के अनुसार 20वीं सदी के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में माओ की गिनती होती है। धन्यवाद।